समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले यूट्यूब के अपने इस प्रणाल या धारावाहिनी या चैनल पर अंग्रेजी में एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसका शीर्षक था इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पीपल्स राइट्स। मूलतः यह वक्तव्य डेबरा थाना शहीद खुशीराम स्मृति महाविद्यालय, जो कि पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुर जिले में या मिदनापुर जिले में है, उसके संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के लिए दिया गया। उस कार्यशाला के संयोजक का आग्रह था कि अंग्रेजी में ही कृपया अपना वक्तव्य दें। उद्घाटन सत्र में यह वक्तव्य मुझे देना था। अन्य सभी गणमान्य विद्वान भी उस सत्र में तथा अन्य सत्रों में अंग्रेजी में ही बोलने वाले थे। संगोष्ठी बहुत अच्छी तरह आयोजित हुई। मुझे प्रसन्नता हुई कि युवा विद्वान तेजस्वी पंडित नई पीढ़ी के सामने आ रहे हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर मैं देखता हूं और बहुत आशान्वित होता हूं। परंतु समय आधा घंटे का था। मुझे लगा कि पूरी बात मैं नहीं कह सका हूं, इसलिए मैंने अपने इस प्रणाल या चैनल या धारावाहिनी पर पुनः उसी वक्तव्य को किंचित विस्तार के साथ प्रस्तुत कर दिया। वह उपलब्ध है अभी भी। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ सुधी श्रोताओं ने यह आग्रह किया कि इसे इसे हिंदी में भी आप प्रस्तुत कर दें। तदनुसार मैं उसी वक्तव्य को हिंदी में पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार जो प्रस्तुत हुआ उसको उसी भाषा में पुनः प्रस्तुत किया। अब उसी को प्रस्तुति को पुनः प्रस्तुत करूँगा अपनी भाषा में, तो इसमें किंचित हो सकता है कि किंचित परिवर्धन इसमें हो जाए, यह संभावना है। विषय जो है भारतीय बौद्धिक परंपराओं के संदर्भ में, ज्ञान परंपराओं के संदर्भ में जो बौद्धिक संपदा अधिकार और मानव अधिकार हैं, उन पर चर्चा की जाए। यह एक अत्यंत आधुनिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ा हुआ विषय है और आज की समस्याओं से जुड़ा हुआ विषय है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर विचार विमर्श अवश्य किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार हर एक देश में लागू हैं। ये कानूनी अधिकार हैं, आईपीआर या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिनको कहा जाता है। ये व्यक्तियों और संगठनों को उनके बौद्धिक सर्जनात्मक उत्पाद, जो कि कोई वैज्ञानिक आविष्कार हो सकता है, नवीन चिंतन हो सकता है, कोई साहित्यिक कृति हो सकती है, कोई कलात्मक कार्य हो सकता है, कोई भी रचनात्मक कार्य हो सकता है किसी भी कला विधा में, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, उस पर उनकी अपनी जो रचनात्मकता के कारण अधिकार उनका है, चाहे वह व्यक्ति विशेष हो या संस्था विशेष हो, उस रचनात्मकता के अधिकार, उसकी निजी अधिकार की रक्षा के लिए यह कानून कुछ हैं और यह उन्हें व्यक्तियों को, संस्थाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं कि वे अपने कार्यों का सदुपयोग अपने हित में, देश के हित में, समाज के हित में करते रहें। उनके कार्यों का अपहरण न हो, चोरी न उनकी की जाए, दुरुपयोग न उनका किया जाए, इसकी सुरक्षा कानून उनको देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के संदर्भ में तो बहुत ही आवश्यक हो गया है। पेटेंट, इसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो की गई, उनमें से एक पेटेंट की व्यवस्था की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका लाभ उठाया जा सकता है। प्रत्येक देश में कॉपीराइट कानून लागू हैं। जो हम पुस्तक लिखते हैं उस पर कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट कानून का उल्लंघन, वह एक यदि मेरे कॉपीराइट का कोई दुरुपयोग करता है तो मैं उसको चुनौती दे सकता हूँ कानून में। पुस्तकों पर ही नहीं, यह संगीत और फिल्मों पर भी लागू होता है, हम सभी जानते हैं। और संस्थाओं को उनके ट्रेडमार्क, उनके ब्रांड, जो कुछ भी अन्य पहचान के चिन्ह हो सकते हैं,
उन चिन्हों को कानूनी सुरक्षा इस प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार के कानूनों के द्वारा प्राप्त हो जाती है। कोई जो औद्योगिक डिज़ाइन हो सकती है, कोई औद्योगिक उत्पाद हो सकता है, कोई आविष्कार हो सकता है, हमारी परंपरागत कोई वस्तु हो सकती है, उस सब का हम देश हित में, अपने हित में, अपनी संपदा का उपयोग कर पाएँ जो हमारी अपनी संपदा है, इसकी सुरक्षा हमको इनसे प्राप्त होती है। व्यापार रहस्य यदि किसी के हैं, ट्रेड सीक्रेट हैं किसी के, तो वे कोई उनको हाईजैक ना कर ले जाए, उनको कोई इस्तेमाल ना कर ले, गलत जानकारी, गलत पद्धति से, नाजायज़ तरीकों से उनकी जानकारी प्राप्त करके उनका दुरुपयोग ना कर ले जाए, इसकी भी सुरक्षा इन कानूनों से प्राप्त होती है। और प्रत्येक देश में इस प्रकार के कानून हो सकते हैं, यदि नहीं हैं तो बनाए जाने चाहिए। विश्व में वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हो सकती हैं और इसके लिए एक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बनाया गया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। और यह वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों की गारंटी प्रदान करने के लिए कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है। और इन अधिकारों की रक्षा हम कैसे करें, इसके लिए हमें जानकारियां भी यह प्रदान करता है। और विशेष रूप से 26 अप्रैल को, जो कि आने ही वाला है कल, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में इस संगठन के द्वारा मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर। यह जो विषय है इसका भारत के लिए दो दृष्टियों से बहुत महत्व है, क्योंकि भारत प्राचीन बौद्धिक संपन्न बौद्धिक परंपराओं का एक देश है। हमारी अत्यंत ही विकसित प्राचीन काल से चली आ रही ज्ञान परंपराओं का, जिनको नॉलेज सिस्टम्स कहा जाता है, शास्त्र परंपराएं हम कहते हैं जिनको, वे हमारे यहाँ हैं। और उनका यदि कोई अन्य लोग या हमारे ही देश के लोग दुरुपयोग करते हैं तो उनकी रक्षा की जानी चाहिए। हमारी जो बौद्धिक परंपराएं हैं, जो प्राचीन बौद्धिक परंपराएं हैं, उनमें से अनेक परंपराएं ऐसी हैं जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, देश का अधिकार है। वे देश की धरोहर हैं। मूर्तियां हो सकती हैं, जो प्राचीन मूर्तियां हैं, वे किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में नहीं आती हैं। और विशेष रूप से पांडुलिपियां हो सकती हैं, वे भी किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार में नहीं आती। यदि किसी व्यक्ति विशेष ने किसी प्राचीन पोथी को अपने पास रख रखा है तो यह भी विचारणीय है, उसका अपना अधिकार उस पर नहीं होता। तो किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार, जो देश की धरोहर है, समाज की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर है, ज्ञान परंपरा हो सकती है, कला परंपरा हो सकती है, कोई कलात्मक कृति हो सकती है, यदि वह प्राचीन है, 75 साल से अधिक प्राचीन है, विशेष रूप से यदि वह पांडुलिपि है, तो उस पर देश की धरोहर के नाते देश का अधिकार पहले है। और उसका दुरुपयोग किया जाना बौद्धिक संपदा के कानून का उल्लंघन माना जाना चाहिए। और यदि वह कानून पर्याप्त नहीं है तो कानून बनाया जाना चाहिए। यह बात मैंने वहाँ भी उस संगोष्ठी में भी जोर दे कर के कही कि इस प्रकार के उल्लंघन हो रहे हैं। और पांडुलिपियों की चोरी की समस्या विशेष रूप से बहुत ही अत्यंत चिंतनीय समस्या है। और यह विकराल समस्या है मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि पांडुलिपियां चोरी हो रही हैं। बचपन से मैं देख रहा हूँ, जिन नगरों में मैं रहा हूँ, 70 साल पहले वहाँ राजा की लाइब्रेरी थी, उसमें पांडुलिपियां थीं। मेरे पिताजी चूंकि संस्कृत के प्राध्यापक रहे, तो वे जाकर के पांडुलिपि इशू करा कर लाते थे और उसकी प्रति बना करके लौटा देते थे। यह मैं देखता था। 10 साल बाद पता चला कि वो पांडुलिपि वहाँ नहीं है अब। कहाँ गई? बताने वाला नहीं है। केवल एक पांडुलिपि नहीं है। उस पैलेस लाइब्रेरी से बंडल के बंडल गायब हो गए। ये एक पैलेस लाइब्रेरी, एक राजा की लाइब्रेरी का हाल नहीं है। ये देश के कई नगरों में
जो 70 साल पहले, 75 साल पहले राजा की लाइब्रेरियाँ थीं, वो राजा कला प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे, उन्होंने बना कर के रखा था। उनके जो भी उत्तराधिकारी हुए, उनको उसका महत्व मालूम नहीं था। महत्व जब पता चला तो उनको लगा कि ये तो लाखों करोड़ों की चीज़ है, तो इसको कैसे हम ठिकाने लगाएँ? इस पर उनकी दृष्टि गई और वो इस तरह से ठिकाने लगी हैं। ये पैलेस लाइब्रेरियों की ही कथा नहीं है। कई संस्थानों की जो पांडुलिपि संरक्षण के लिए लाइब्रेरियाँ थीं, पुस्तकालय थे, उनमें भी थोड़ा-थोड़ा बहुत, कहीं ज़्यादा, कहीं कम ये हुआ है। यह व्यक्तिगत जानकारी जो कि प्रामाणिक जानकारी है, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ और ये बातें दबाई भी गई है। वे जो बाहर का आदमी, चाहे वो जापान से आया हो, अमेरिका से आया हो, वो वहाँ जाकर के और ले जाता है, वहाँ के लोगों को पैसे दे देता है। बाद में हमको खुश होकर के बताता है कि मैं ले गया और मेरे पास है, आपको जो करना हो करिए। तो यह जो हो रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? एक आदमी नहीं कर पाएगा। इसके लिए तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास होना चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए। मैंने प्रस्ताव ये किया था कि एक जांच आयोग बनाना चाहिए कि 75 साल पहले से लगा करके आज की तिथि तक संस्थाओं के पास जो पांडुलिपि संग्रहालय के लिए संस्थाएं थीं, चाहे वो विश्वविद्यालय हों, संस्कृत विश्वविद्यालय हों, गुरुकुल हों, पाठशालाएं हों, निजी संग्रहालय हों, राजाओं की पैलेस लाइब्रेरियां हों, उनमें कितनी पांडुलिपियां पहले थीं और कितनी अब हैं, इसकी जांच की जाए। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन बना, उसने सूचियां बनाई, उसको जो दस्तावेज मिलते गए उसके आधार पर उन्होंने सूचियां बनाई। एक समय हमसे कहा गया कि 50 लाख पांडुलिपियों की सूची हमने बनाई है, फिर वो कुछ और बढ़ी और कुछ और अधिक हैं। हो सकता है 1 करोड़ पांडुलिपियां उनके कैटलॉग अब उपलब्ध हो सकें, लेकिन इस समय भी भारत पूरे विश्व में पांडुलिपियों की सबसे बड़ी जो धरोहर है, उस वह हमारे पास है और उसमें से गायब होने का खतरा अभी भी बना हुआ है। और पांडुलिपि यदि ऐसी है, प्राचीन पोथी है, हस्तलिखित पोथी जिसको हम कहते हैं, वह प्रकाशित यदि नहीं हुई है और उसमें ऐसा विषय है जो कि महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी दर्शन का विषय हो सकता है, ज्ञान का विषय हो सकता है। जल चिकित्सा और गृह चिकित्सा पर मैंने ग्रंथ देखे एक लाइब्रेरी में, मुझे पता नहीं वो हैं या नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी में जल चिकित्सा और गृह चिकित्सा पर ग्रंथ अभी तक छपे नहीं हैं। तो ये हम बहुत सारी टुच्ची बातों पर झगड़ते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हम झगड़ते हैं। ये जो बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, राष्ट्र के स्वाभिमान का, राष्ट्र की धरोहर का मुद्दा है, इस पर हमें बात करना चाहिए, शांति से बात करना चाहिए और इसकी व्यवस्था सांस्थानिक रूप से कानून के स्तर पर की जानी चाहिए। दूसरी जो बड़ी दुरंत समस्या है, वह प्राचीन पुस्तकों और जो हस्तलिखित पोथियाँ, मैन्युस्क्रिप्ट्स जिनको कहते हैं, उनके रख-रखाव की समस्या है। अब तो पांडुलिपि विज्ञान और पांडुलिपियों के रख-रखाव पर प्रशिक्षण दिया जाता है और जो शासकीय संस्थाएँ हैं, उनमें यदि इस प्रकार की लाइब्रेरियाँ हैं, पुस्तकालय हैं, तो उनमें संरक्षण किया जाता है। लेकिन अभी भी कई जो पुराने प्राचीन पुस्तकालय हैं, उनमें पुरानी जो पोथियाँ हैं और पुरानी जो पुस्तकें हैं, वे देखते-देखते काल कवलित होती गई हैं। यह भी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूँ कि 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्कृत में अनेक पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। 400 से ज़्यादा पत्रिकाओं का तो शोध करने पर दस्तावेज उपलब्ध है कि ये पत्रिकाएँ छपी थीं। अब उनमें से सब नहीं मिलती। जिन पुस्तकालयों में वे पत्रिकाएँ थीं संस्कृत की,
वहाँ वे थीं लेकिन वहाँ दीमक लग गई, उनकी सुरक्षा नहीं हो सकी, वे उपलब्ध नहीं हैं। संस्कृत चंद्रिका मैं बता सकता हूँ कि उसके सारे अंक उपलब्ध नहीं हो रहे। अद्भुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी जिसमें क्रांति पर लेख छपे, जिस पे बैन लगाया गया। अप्पा शास्त्री ने अंग्रेजों के खिलाफ जब लेख संपादकीय लिखे, ऐसी और भी कई पत्रिकाओं की मैं उदाहरण देता रहा हूँ कि जो चोरी छिपे बाँटी जाती थी, उनके अंक अब उपलब्ध नहीं हैं। संस्कृत की पत्र हिंदी की पत्रिकाएँ भी ऐसी बहुत सारी हैं। सभी भाषाओं के साहित्य के साथ ये हुआ। मैं संस्कृत के विषय में अधिक जानता हूँ इसलिए मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आज से 100 साल पहले का साहित्य है वही हमारा अधिकांश गायब हो गया है और उसमें से हम उसको बचा नहीं पाए। हमारे पास वह दृष्टि नहीं थी, साधन भी नहीं थे और कुछ अज्ञान भी हमारे बीच ऐसा था कि जा रही है तो जाए, कहाँ तक बचाएँगे। पंडितों की जो पोथियाँ थीं, उनकी तो बड़ी दारुण करुण कथाएँ हैं जो लिखित में मिलती हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाने के बाद बंगाल के पंडित, बिहार के पंडित, कई स्थानों के पंडित, उनको डर लगा कि पता नहीं क्या होगा हमारी पोथियों का और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बचा पाएँगी कि नहीं इन पोथियों को। तो उन्होंने गंगा जी में उनको सिरा दिया। बहुत सारे इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। तो यह समस्या है, उनमें से जो काल कवलित हो गई हैं उस पर तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी भी जहाँ कुछ आशा बची है कि उनको बचाया जा सकता है, उनको बचाया जाना चाहिए। इस दिशा में बहुत सारी जो अच्छी बातें सामने आई हैं, वो आज की तकनीक, जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से बहुत आशा बंधी है। अब जो है डिजिटाइज़ेशन हो रहा है पुस्तकों का भी और पांडुलिपियों का भी और जितना अधिक व्यापक रूप से ये कार्य करा लिया जाए और सुरक्षित रखा जाए उनको डिजिटाइज़ प्रतियों में, नहीं तो जो प्राचीन पोथियाँ और प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, उनकी वैसे ही क्षरित होने के कारण समस्याएँ रहती हैं उनको बचाने की। तो यह समस्या है और इसमें एक अज्ञान भी बहुत बड़ा कारण है। जो लोग संस्कृत के पंडित हैं, हिंदी साहित्य के प्राचीन जो शास्त्रीय भाषाएँ जिनको कहा जाता है, क्लासिकी भाषाएँ कहा जाता है, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो तो इनका महत्व समझ सकते हैं कि कोई पुरानी पुस्तक यदि है, 100 डेढ़ 100 साल पहले छपी हुई है, उसका उस एडिशन की उस संस्करण का बहुत महत्व है, भले ही उसके बाद में अन्य संस्करण हो गए हों। जो पोथी है 60, 70, 80 साल पहले लिखी हुई या 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400, 500 साल, 700, 800 साल पहले लिखी हुई, यदि वह प्रकाशित भी हो गई है तो उसका क्या महत्व है यह वह आदमी जानता है। बाकी लोग नहीं जानते, उनको अवगत कराया जाना चाहिए। यह भी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूँ कि क्या हो रहा है। जिस विश्वविद्यालय में मैंने 43 साल सेवा की, उसमें संस्कृत विभाग में कई योजनाएँ आईं। मेरे अध्यक्षत्व के काल में उसमें विशेष सहायता योजना आई यूजीसी की ओर से। विशेष सहायता योजना में एक विशेष भवन बना दिया जाए उन योजनाओं को चलाने के लिए, ऐसा इसके लिए राशि हमको दी गई। तो एक अलग से भवन संस्कृत विभाग का बना जो कि अन्य किसी साहित्य के भाषा के विभाग के पास उस समय नहीं था। उसमें एक विशेष पुस्तकालय संस्कृत विभाग के लिए बनाया गया। बाद में उसमें राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सहयोग से पांडुलिपि अ, संरक्षण के लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर, पांडुलिपि संसाधन केंद्र बन गया उसी भवन में। उसमें कुछ अ, कर्मचारी प्रदान किए गए, शोध सहायक प्रदान किए गए, जिन्होंने गाँव-गाँव जाकर के पांडुलिपियाँ प्राप्त की। 20 एक हज़ार पांडुलिपियाँ वहाँ पर आस-पास के स्थानों से संग्रह करने पर इकट्ठी हो गईं। उनके फिर प्रयास करके डिजिटाइज़ेशन की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस प्रक्रिया के दौरान मैं सेवानिवृत्त हो चुका था और उसके कुछ वर्ष बाद कोई कुलपति वहाँ आए, जो विज्ञान के थे। वो एक बार जो उस केंद्र को चला रहे थे, उनके अनुरोध पर उसको देखने आए। उन्होंने सब देखा-दाखा कि ये क्या है? बताया गया कि बहुत पुराने ज़माने की हाथ से लिखी हुई पोथियाँ इनमें हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका क्या होगा? उन्होंने कहा कि इनका डिजिटाइज़ेशन किया जा रहा है। तो विज्ञान के थे, वो समझ गए कि डिजिटाइज़ेशन से क्या होगा? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब डिजिटाइज़ेशन हो जाए इन सब का, तो इस कचरे को फेंकवा दीजिएगा। यह कहकर के वो चले गए। अब जो लोग उसको चलाते थे, उनको तो बड़ा धक्का लगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया
कि वो कुलपति एक आए हैं, वो ऐसा कह कर के गए हैं, ऐसा मुझे उन्होंने बताया। तो मैंने यही कहा कि भगवान भला करेगा, कुछ सद्बुद्धि जागृत होगी बाद में, जो कि हुई। इसलिए हुई कि एक नेक संस्था बना दी है, वो नेक ही है संस्था, जिसको कि नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल कहा जाता है। अ, वह संस्था यूजीसी के द्वारा गठित की गई। वह हर विश्वविद्यालय का अ, आकलन कराती है, एक्रेडिटेशन कराती है। उसके लिए नेक समिति भेजी जाती है। मुझे भी कई नेक समितियों में अध्यक्ष के रूप में जाना पड़ा। तो नेक समिति उस विश्वविद्यालय में आ गई। नेक समिति में नेक लोग रहते हैं, उसमें सभी लोग विज्ञान के नहीं रहते और अज्ञानी भी नहीं रहते। उस नेक समिति ने जो प्रतिवेदन दिया, उसने लिखा कि संस्कृत विभाग के अंतर्गत यहाँ पर एक पांडुलिपि का संग्रहालय है। यह इस विश्वविद्यालय का बड़ा गौरव है। हमें बहुत प्रसन्नता हुई इसको देख करके, और इसको जारी रखा जाए और इसको प्रोत्साहित किया जाए, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा। तब उन कुलपति ने वो प्रतिवेदन तो उनको पढ़ना ही पड़ा, और उनको ये भी समझ में आया कि इसके कारण उस विश्वविद्यालय को बहुत ऊंचा जो रैंक है उसको मिलने में सहायता प्राप्त हुई है। ये एक विश्वविद्यालय की कथा नहीं है। ये प्रत्यक्ष अनुभव से मैं अन्य विश्वविद्यालयों की भी जानता हूँ कि जहाँ कोई ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट चल रहा है, उसको कुलपति जो विज्ञान के आए वो देख करके कहेगा कि ये सब कचरा क्यों भर रखा है, इसमें पोथियां हैं, क्या है इनका काम है अब। तो उसके बाद वहां पर नेक समिति आ गई है, और नेक समिति ने यह लिखा कि यहाँ पर ये जो प्राच्य विद्या के अंतर्गत ये संग्रहालय और ये पांडुलिपि संग्रहालय चल रहा है, ये तो देश का बड़ा गौरव है। और हमको बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई इसको देख करके। तो ये हो रहा है। इसका एक उपाय यह है कि पांडुलिपि केंद्र जितने हैं, पांडुलिपि संग्रहालय, पांडुलिपियों के पुस्तकालय जितने हैं, उनके बारे में व्यापक स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए, और ये बताया जाना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा है। यह जो मूर्तियां हैं, उनसे कई गुना बड़ी बौद्धिक संपदा है। एक मूर्ति चोरी चली जाती है तो उस पर तो बहुत प्रयास होता है, और उसको लाने के लिए सरकारें प्रयास करती हैं, वापस आ जाती है तो बड़ा प्रचार किया जाता है कि वो मूर्ति हम वापस ले आए। पांडुलिपि चोरी चली जाती है तो ऐसा नहीं होता है। इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए, और यह एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। अब कुछ बातें जो प्राचीन जो हमारी धरोहर है ज्ञान की, उसके रख-रखाव, उसके संरक्षण के संदर्भ में ये जो कानून आज जो समस्या है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम क्या सोच विचार कर सकते हैं, इस पर मैं कह कर के इस वक्तव्य को समाप्त करूँगा। यह तो मैं कहता रहा हूँ कि 10,000 वर्षों की लगभग हमारी शास्त्र परंपराएँ हैं, ज्ञान परंपराएँ हैं, प्राचीनतम परंपराएँ आज से 10,000 साल पहले से आरंभ होती हैं, और लगभग 5 चरणों में उनका विकास होता आया है। उसको मैं सतत विकास की प्रक्रिया के द्वारा समझाता रहा हूँ। मेरी कम से कम समझ यही है कि निरंतर विकास इन ज्ञान परंपराओं में होता रहा है। उसके मेरे यह मानने के मेरे पास कारण हैं कि कैसे विद्याएं बढ़ती चली गई हैं। केवल संख्या की दृष्टि से विकास नहीं हुआ है कि एक विद्या थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 14 हुई, फिर 18 हुई, फिर 32 हुई, और आज और भी इस प्रकार की कई विद्याएं हैं। उनमें ग्रंथ निरंतर लिखे जाते रहे, मौलिक चिंतन होता रहा है। तो अंग्रेजों ने हमें बताया कि 10वीं शताब्दी के बाद आपके यहाँ कोई मौलिक चिंतन नहीं हुआ है, जबकि मैं कहता हूँ कि मुझे बताइए कि 10वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बाद जितने बड़े मौलिक दार्शनिक और चिंतक और काव्यशास्त्री हमारे यहाँ हुए, उतने कदाचित पहले नहीं हुए हैं। नाम लेकर के मैं बताता हूँ। और टीकाओं में सदैव केवल अ, व्याख्या मात्र नहीं होती है, उनमें नए विचार आते रहे हैं, नवीन चिंतन उनमें आता रहा है। तो यह सतत विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत 10,000 वर्ष की हमारी विकास की परंपरा है ज्ञान की, चिंतन की। उसमें बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में उसको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर हमको सोचना चाहिए। ये जो आज हमारे पास साधन हैं, तकनीकी साधन भी हमारे पास हैं, कानूनी साधन भी हैं, उनकी दृष्टि से हमको विचार करना चाहिए। और एक जो चिंतनीय बात
इस संदर्भ में है कि भार हम बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसकी बात जब करते हैं, तो एक सेमिनार हम आयोजित जब करते हैं, तो हम प्रयास ये करते हैं कि प्राचीन काल में बौद्धिक संपदा के अधिकार कहाँ-कहाँ थे। मानवाधिकार, जो कि इससे जुड़ा हुआ विषय है, और बौद्धिक संपदा के अधिकार तथा मानवाधिकार, यह कार्यशाला का विषय भी था। उसकी भी जब हम बात करते हैं, तो हम यह चर्चा करने लगते हैं कि प्राचीन काल में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कैसा-कैसा प्रयास किया जाता था। हमारी यह प्रवृत्ति रहती है कि जो आज बात नई आई, उसको हम तुरंत कहते हैं कि यह तो प्राचीन काल में लोगों को मालूम थी और वो यह कर ही रहे थे। बौद्धिक संपदा के अधिकार प्राचीन काल में भी थे, और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्राचीन काल में भी उसी प्रकार की व्यवस्थाएँ और भी अधिक समुन्नत व्यवस्थाएँ हमारे यहाँ थी, ऐसा हम अपने गौरव की रक्षा के लिए कहते हैं। उससे मेरा सवाल केवल यही है कि जिस तरह के कानून, पेटेंट आदि की व्यवस्थाएँ और बौद्धिक संपदा की रक्षा के अधिकार के लिए, रक्षा के अधिकार के कानून आज हैं, वे पहले बनाए गए या नहीं बनाए गए, ये विचार करने के पहले ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे पुरखों को उनकी आवश्यकता थी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कानूनों की प्राचीन काल में आवश्यकता कभी पड़ी। तो यदि नहीं पड़ी, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए कि क्यों नहीं पड़ती थी उन लोगों को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कानूनों की, बौद्धिक संपदा के अधिकार के विधानों की धर्मशास्त्र में कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो क्यों नहीं हुई है? क्यों ऐसा हुआ? इस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसके विपरीत स्थिति थी। बजाय इसके कि कोई व्यक्ति अपने बौद्धिक संपदा के अधिकार की रक्षा के लिए राजा के पास जाकर के गुहार करे, किसी धर्म सभा में, जो कि न्यायालय होते थे प्राचीन काल में, उनको धर्म सभा कहा जाता था, वहाँ फरियाद करे, इसकी बजाय उल्टा ज़्यादा होता था कि वो अपने बौद्धिक संपदा के अधिकार को तिलांजलि दे रहा है, उसको सैक्रिफाइस वो कर रहा है। इसका उदाहरण मैंने दिया कि महाभारत हमारे पास है, जिस रूप में हम कहते हैं कि वो व्यास का है। तो प्रश्न ये है कि व्यास का कैसे वह है? व्यास तो व्यक्ति विशेष ही नहीं रह गए हैं। व्यास तो पूरी एक परंपरा है। और यदि हम कहते हैं कि व्यास का रचा हुआ महाभारत है, तो कौन से व्यास हैं? कई कई युगों में व्यास होते रहे, उनके अलग-अलग नाम भी मिलते हैं। उस पर भी मैंने कहीं पर चर्चा की है। तो हम कहते हैं कृष्णद्वैपायन व्यास हैं, पराशर के पुत्र, पराशर और सत्यवती के पुत्र कृष्णद्वैपायन व्यास का लिखा हुआ महाभारत है। तब उसमें सवाल आता है कि वो कहाँ है, कृष्णद्वैपायन व्यास का लिखा हुआ महाभारत? क्योंकि कृष्णद्वैपायन व्यास तो कह रहे हैं कि मैंने 8,800 श्लोक लिखे। वो 8,800 श्लोक कहाँ हैं? हमारे पास जो महाभारत है वो 1,00,000 श्लोकों का है। हरिवंश पुराण मिला करके 1,00,000 से अधिक श्लोकों का जो महाभारत है, उसमें व्यास का जो जय काव्य था 8,800 श्लोकों का, वह कैसे, कहाँ से निकाल के हम बता सकते हैं कि ये व्यास का है? इसके प्रयास भी किए गए आधुनिक काल में कि 8,800 श्लोक हम निकाल के बता देंगे, लेकिन वैसा कोई प्रयास असंभव है, क्योंकि वैसा खपा दिया गया है। इतनी खूबसूरती से खपाया गया है उसको, और इतनी सुंदरता से उसमें सीमेंटिंग की गई है कि आप पूरी बिल्डिंग को तोड़ देंगे अगर आप निकालेंगे। जिन लोगों ने ये काम किया है, कितने महान कवि रहे होंगे, हम कल्पना नहीं आज कर सकते। जिन लोगों ने नलोपाख्यानम लिख दिया, विश्व की सबसे सुंदर कविताओं में से एक है विश्व साहित्य की। थोड़ा बहुत विश्व साहित्य मैंने भी पढ़ने का प्रयास किया है। फ्रेंच उपन्यासों के अनुवाद, जर्मन उपन्यासों के अनुवाद, जो क्लासिक्स हैं, शेक्सपियर के, मिल्टन के, उनसे थोड़ा बहुत रूबरू मैं भी हुआ हूँ। ग्रीक साहित्य में भी मैंने कुछ, जो त्रासदियाँ वहाँ की थीं, थोड़ी बहुत उल्टी-पुल्टी ही हैं। अधकचरी अपनी जानकारी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सावित्री उपाख्यान, नलोपाख्यान, ये जो महाभारत के अंतर्गत उपाख्यान हैं, ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। उनमें जो कविता है, किन लोगों ने उसको लिखा, उन्होंने अपने कहीं नाम ही नहीं दिए। वो पूरी परंपरा के लिए समर्पित हो गए कि परंपरा बचेगी। परंपरा तो व्यास हैं,
व्यास के नाम से सब बचा रहे, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं, हम नहीं मानते अपना इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट। ऐसा तो हजारों साल तक हमारे यहाँ कई कई बड़े कवियों ने किया, उन्होंने अपने नाम की चिंता नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज हम ऐसा करें, हम क्यों करेंगे आज ऐसा, हमारे पास साधन है, हम ज़्यादा आगे बढ़ गए। लेकिन जिस भावना से उन्होंने अपना इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का बलिदान कर दिया है, वो एक अलग प्रसंग है। तो हमको हर जगह यह कहने की क्या आवश्यकता है कि हमारे प्राचीन काल में बौद्धिक संपदा के अधिकार के लिए कानून थे? यदि नहीं थे तो हमको कहना चाहिए कि नहीं थे, ये उस काल की एक विशिष्ट स्थिति थी। हर जगह यह नहीं देखने लग जाना चाहिए कि जो आज हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो तो पहले भी था ही, वो पहले भी पेटेंट हो जाते होंगे, हम वैदिक उसमें ऋग्वेद में ढूँढ करके निकाल सकते हैं। कुछ व्यवस्थाएँ हो सकता है कहीं बनाई गई होंगी, उपभोज प्रबंध में कहते हैं कि ये एकश्रुति है, द्विश्रुति है, तो ये किसी का रचा हुआ श्लोक है कि नहीं है, इसकी जाँच कर सकता है, इत्यादि, इत्यादि व्यवस्थाएँ कहीं मिल सकती हैं खोजने पर। लेकिन ये जो एक महती परंपरा है और महती ज्ञान परंपरा है, उसमें उन्होंने उस ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भी कुछ व्यवस्थाएँ तो अवश्य की। वो व्यवस्थाएँ उन्होंने कैसी की जो कि आज हम नहीं कर सकते, इस पर ध्यान देना चाहिए। कि कोई पाठ जो है उसके उसी रूप में बचे रहने के लिए क्या उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनाई जो कि अंतर्निहित संरचना के अंतर्गत उस पाठ की विशेषताएं हैं, उसके कारण वह पाठ उसी रूप में बचा रहेगा। कोई टेक्स्ट या कोई पुस्तक उसी रूप में बची रहे, जबकि कॉपीराइट नहीं है, छपाई की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तब हमारे पुरखों ने ऐसी व्यवस्थाएं की कि ये जो पाठ किसी का रचा हुआ है या इसी रूप में इंटेक्ट 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 साल तक बना रहेगा। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकेगी, इसमें कोई अपना ना जोड़ेगा ना इसमें से घटा सकेगा। इसके लिए उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं की हैं, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और यह हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बौद्धिक मेधा है, उसके उत्कर्ष को भी यह द्योतित करता है कि हमने कितनी व्यवस्थाएं ऐसी की। हमने लेखन की, पाठ के लेखन की एक ऐसी प्रणाली बनाई, एक सूत्रों में हम पुस्तक पूरी लिखते हैं। कपिल के, कणाद के, गौतम के, जैमिनी के जो सूत्र हैं, कपिल के तो अब नहीं मूलतः मिलते हैं, पर कणाद के, जैमिनी के, गौतम के, बादरायण के जो सूत्र हैं, वे तो इस तरह की शैली में सूत्र लिखे गए हैं कि वे ऐसे कैसे ही रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उन सूत्रों को बचाए रखने के लिए उन पर वृत्ति है, फिर उन पर भाष्य है। वे उस इस परंपरा में वो सूत्र न केवल विस्तारित होंगे, उनकी व्याख्याएँ, नई व्याख्याएँ की जाती रहेंगी, ज्ञान का विस्तार होता रहेगा, लेकिन जो मूल सूत्र है, वे अक्षत अविकल बने रहेंगे। यह व्यवस्था हमने की। तो हमने कई विधाएँ ऐसी खड़ी की और उनके लक्षण भी हमने बताया कि सूत्र क्या है। स्तोभमनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः अल्पाक्षरमसंदिग्धम्। और वृत्ति क्या है, समीक्षा क्या है, पंजिका क्या है, टीका क्या है। तो टीका कोई मामूली बात नहीं है। केवल जो पाठशाला पद्धति से पढ़ाने के लिए कक्षा में जो टीका लिखी जाती है वही टीका नहीं होती है। टीकाएं अरुणगिरिनाथ लिखते हैं, दक्षिणावर्तनाथ लिखते हैं, मल्लिनाथ लिखते हैं, और पूर्ण सरस्वती का तो कहना ही क्या है, क्या टीका वो लिखते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी एक टीकाकार हैं, वो भी टीका लिखते हैं मेघदूत पर। तो ये जो आधुनिक काल तक टीका परंपरा चली आई है, वागीश शुक्ल तक चली आई है जो टीका परंपरा, वह किसी ग्रंथ के पाठ को बचाए रखने के लिए एक प्रणाली भी है। ग्रंथ की व्याख्या, विस्तार, ज्ञान परंपरा का विस्तार तो वह है ही। बहुत सारे जोनर्स, बहुत सारी विधाएं हमने इस तरह की खड़ी की कि उन विधाओं की अपनी अंतर्निहित संरचना ऐसी है कि वह उनको निष्कंप बनाती है। काव्यशास्त्र में एक विचार आता है काव्य पाक का। पाक का अर्थ वहाँ मैच्योरिटी से है। कोई रचना इतनी पक कर के मंजी हुई है कि उसमें अब कोई हेरा फेरी, तब्दीली कोई कर ही नहीं पाएगा।
पद निवेश निष्कंपता पाकः, यह राजशेखर ने कहा कि पद शैया, पद निवेश ऐसा है कि एक एक पद अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकेगा। यह किसी बड़े मेधावी प्रतिभाशाली कवि का एक तरह से अ, रचनात्मक अवदान वह हो सकता है। तो यह कई विधाएं हमने इस प्रकार की काव्यशास्त्र में भी हमने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई, और भी व्यवस्थाएं इस प्रकार की हमने बनाई, उन पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन यह भी सोचा जाना चाहिए, यह जो अत्यंत महनीय उदात्त भव्य परंपरा है, यह आज नहीं संभव है, क्योंकि यह जो पूंजीवाद का दौर आया, औद्योगिकीकरण का दौर आया, उसमें व्यक्तिवाद का उदय हुआ, इंडिविजुअलिज्म आया। यह बुरा हुआ यह मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह हुआ, अनिवार्यता होना ही था। तो एक व्यक्ति के रूप में मेरी रचना है, वह मेरे लिए गर्व का विषय है, मेरी लिखी हुई कविता है, मैंने उपन्यास लिखा है, मुझे उसका गर्व है। उसको कोई दूसरा अपने नाम से छपाए, उसको चुरा ले, तो मुझे दुख होगा। और कोई व्यवस्था यदि उससे मुझे त्राण देती है, तो व्यवस्था वरेण्य है मेरे लिए। ऐसी व्यवस्थाएं प्राचीन काल में नहीं की गई हैं, तो यह भी हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में व्यक्तिवादी चेतना इस रूप में तो नहीं थी। यह तो सत्य है, लेकिन पूरी तरह से शून्य हो ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। तो एक कवि की अपनी व्यक्तिगत पहचान बनी रहे, यह भी वह चाहेगा कहीं न कहीं। और जो मुक्तककार हैं, उनमें तो अनेक स्थानों पर व्यक्तिवाद आता है। हमने जब लोकधर्मी परंपरा के सुभाषितों पर काम किया, तो कुछ सुभाषित हमने इकट्ठे किए। हमने कहा कि यह लोकधर्मी परंपरा की कविता है संस्कृत में, और ये चौथी पांचवी शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक इस प्रकार के मुक्तक लिखे जाते रहे हैं। जो गांव गिरांव में रहने वाले संस्कृत कवियों ने वहाँ के खेत खलिहानों में खेतिहर मजदूरों के बारे में बहुत अत्यंत मार्मिक कविताएं ये लिखी हैं। उस तरह के 250, 300, 400 श्लोक तो हो सकते हैं। और वे बड़े कवि हैं, योगेश्वर हैं, केशट हैं, अभिनंद हैं, महाकवि उनमें हैं। उनको राजाओं के दरबार में भले ही संरक्षण न मिला हो, लेकिन उनके श्लोक जबान पर चढ़ गए। तो ये वाचिक परंपरा जो है, ये अपने आप में एक उपाय था कि उसका कॉपीराइट है, याद हो गया है उसके नाम से, उस कवि के नाम से वह श्लोक। तो यह जो मेमोराइजेशन, कंठाग्रीकरण की प्रक्रिया हमारे यहाँ थी, हजारों साल पहले से हम कंठस्थ कर लेते थे पाठ को। हमारी अप्रतिम मेधा इसमें थी कि ऋग्वेद के 10,000 450 मंत्र, वो बाद में जो शाखा मिली उसके हिसाब से 11,000 मंत्र हो जाते हैं। वो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 साल, 5,000 साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसी रूप में हमने एक एक मंत्र को कुल मिलाकर के 10-11 हजार मंत्रों को, और अथर्ववेद के यजुर्वेद के मंत्र जोड़ दें तो और भी कई हजार मंत्रों को हमने केवल कंठाग्रीकरण के द्वारा सुरक्षित रखा, जबकि लिपि नहीं आई थी और लिखे नहीं गए थे वे। तो श्रुति परंपरा में वे वैसे के वैसे ही सुरक्षित रहे, यहाँ तक कि उनके जो ऋषि हैं, उनके जो दृष्टा हैं, उनके नाम भी उसी तरह से हमारी स्मृति में एकदम हूबहू इंटैक्ट बने रहे। यह अपने आप में कॉपीराइट बचाने की एक कंठाग्रीकरण के द्वारा हमने प्रणाली बनाई, और वह बहुत कारगर हुई। तो यह हमारे पास एक कंठाग्रीकरण की प्रक्रिया थी, उसके द्वारा भी हमने अपनी धरोहर को बचाया। और जो लोक कवि हुए, जिनकी रचनाएं पांडुलिपियों में नहीं सुरक्षित रह पाई लाइब्रेरियों में, उनको इसी कंठाग्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हमने बचा करके रखा। दुर्भाग्य से उनमें सबके नाम नहीं याद रहे। जो बाद में मुक्तक लिखे गए, उनमें अज्ञात कर्तृक मुक्तक बहुत सारे हैं। बाद में जब उनका संकलन सुभाषित संग्रहों में किया गया, तो अत्यंत मार्मिक मुक्तक हैं और लोक जीवन के बारे में मुक्तक हैं, पर सबके कवियों के नाम बचे नहीं रह सके। योगेश्वर हुए, केशट हुए, अभिनंद हुए, और भी अनेक कवि हैं। किसी का नाम तो दुर्गत ही रख दिया गया, क्योंकि दुर्गत गरीब के लिए आता है उस परंपरा में। उस परंपरा की कविता में बहुत सारे मुहावरे, शब्दावली ही अलग है।
वहाँ पामर शब्द पापी के लिए कभी नहीं आता, वहाँ वो डेली वेजर के लिए आता है, दिहाड़ी का मजदूर के लिए आता है। पूरी एक परंपरा है संस्कृत कविता की जो बची रह गई है, और वह कंठाग्रीकरण लोगों की जबान पर चढ़ गए वो श्लोक। तब जब पोथियों में इनको बचा लिया जाए, यह प्रयास होने लगा कि सुभाषित सुभाषित संग्रह कुछ बनाए जाएं। यह प्रयास तो 11वीं शताब्दी के बाद हुआ, इसके पहले का तो कोई सुभाषित संग्रह मिलता ही नहीं है। विद्याकर का सुभाषित रत्नाकर पहला सुभाषित संग्रह है जो 12वीं शताब्दी में तैयार किया गया। तो उसमें जाति वृज्या और दीन वृज्या, इन दो वृज्याओं के अंतर्गत उस परंपरा के बहुत सारे श्लोक एकत्र कर लिए गए। बाद में सुभाषित संग्रहों में और भी वैसे श्लोक आए, और फिर टीकाओं में, काव्यशास्त्र के ग्रंथों में भी उस प्रकार के श्लोक हमको मिलते हैं। तो ये एक पूरी परंपरा को और उसके कॉपीराइट को बचाने का एक प्रयास हमारे यहाँ, जो कि क्षरित होने वाली थी, हमारे यहाँ किया गया, उसकी तरफ भी दृष्टि जानी चाहिए। और पांडुलिपियों की जिस प्रकार से व्यवस्था हमने प्राचीन काल में की है रख रखाव की, अत्यंत प्रशस्य व्यवस्था थी। तो पांडुलिपियों के ग्रंथालय, उनमें पांडुलिपियां चोरी हो रही हैं और क्षरित हो रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा प्राचीन काल में हुआ है। ये 18वीं 19वीं शताब्दियों में हमारे यहाँ हुआ है, अंग्रेजी राज में बहुत हुआ है। और पांडुलिपियां अंग्रेजी राज में बाहर भी बहुत गई हैं, जहाँ बाहर ले जा करके अच्छी तरह से रख ली गई हैं और अभी भी हमको उपलब्ध हो जाती हैं। वो तो बहुत प्रशंसनीय है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है, वहाँ पर हम जाते हैं तो हमको ये उपलब्ध करा देते हैं। भारतीय वहाँ पहुँचते हैं तो कई बार इज्जत के साथ में हमको उसकी प्रति दे देते हैं, जो भी व्यवस्था उस लाइब्रेरी की है। हम नहीं रख पाते उतनी अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से उन लोगों ने वो पांडुलिपियाँ वहाँ ले जा कर के रख ली हैं। उनका तो जो कुछ हुआ ठीक हुआ, लेकिन 75 सालों में हमारे आज़ादी के काल में चोरी होकर के गई हैं, उसकी चर्चा मैंने की है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं हुआ, और हमने कैसे व्यवस्था की थी कि धारा में भोज की राजसभा में एकेडमी है, पूरी पंडित हैं वहाँ, कई-कई पंडित वो पुस्तकें लिख रहे हैं। उनके रख-रखाव की अद्भुत व्यवस्था भोज ने की होगी, क्योंकि कई-कई लेखक होते थे ऐसे ग्रंथागारों में, और उनकी प्रतियां निरंतर तैयार की जा रही हैं। जो नया भी ग्रंथ लिखा गया है उसकी प्राचीन ग्रंथों की तो प्रतियां निरंतर बन ही रही हैं। उनके पहुंचाने की व्यवस्था बहुत ही कारगर की गई होगी, क्योंकि वामन है, आनंदवर्धन है, ये कोई नया नाटक आया और उससे उद्धरण दे रहे हैं, ये भट्टनारायण के वेणी संहार से उद्धरण दे रहे हैं। तो वेणी संहार, भट्टनारायण तो बंगाल पहुंच गए थे, वो वामन कहाँ पर हैं? वो कश्मीर में हैं। तो बंगाल के कवि की प्रति उसी समय कश्मीर में पहुंच जाती है। धारा में श्रृंगार प्रकाश भोज लिख रहे हैं, काव्यशास्त्र के ग्रंथ लिख रहे हैं, दशरूपक लिखा जा रहा है, उसकी प्रतियां तुरंत कश्मीर में पहुंच जाती हैं, वो संदर्भित होने लगता है। पूरे देश में दक्षिण तक कश्मीर की पांडुलिपियां तुरंत पहुंचती हैं। हमने क्या व्यवस्था की थी। अब तो कई बार छपी हुई किताब आसानी से नहीं मिल पाती हमको, और उस काल में हमने व्यवस्थाएं ऐसी की थी। तो ये व्यवस्थाएं हमने कैसे की थी, इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। और इस पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है ऐसा तो मैं नहीं कहता। मेरे कुछ सवाल हैं कि पांडुलिपियां गुरुकुलों में सब छात्रों को मिलें, ऐसी व्यवस्था क्या हमने की? शायद नहीं की होगी। मेमोराइजेशन था, रटा देते थे तो वे काम चल जाता था, वह ठीक है। लेकिन क्या पांडुलिपियों की कोई दुकानें हो सकती थीं कि कोई खरीदना चाहे जो जिज्ञासु है, कि मैं कुछ रूपयक दे करके, स्वर्ण मुद्राएं या दीनार हैं उसको दे करके पांडुलिपि प्राप्त कर लूं? तो हमने कभी ऐसा बेचा भी नहीं, हमने शायद उचित ही नहीं समझा। तो क्या ऐसा हुआ कि वो सेंत करके रखी गई? और इसके तो प्रमाण बहुत हैं कि हमारे पास पोथी है तो सेंत करके रख लेंगे, हम चाहे करें ना करें उपयोग, दूसरा ना कर पाए, यह भाव हमारे भीतर आ गया। तो हमने जो ज्ञान की धरोहर को सेंत करके बचाने, ज्ञान तो बांटने के लिए होता है। जिन लोगों ने पांडुलिपि प्राप्त कर ली, उन्होंने छपवाई और दुनिया को उपलब्ध करा दी, वे तो पूज्य हैं। ऋग्वेद दुनिया के सामने न जा पाए, इसका प्रयास हमने तो खूब किया, और मैक्स मुलर ने उसको प्रयास करके 50 साल अपने जीवन के उसमें खपा दिए, सायण भाष्य के साथ उसको छाप दिया, दुनिया को उपलब्ध करा दिया कि देखो ये भारत का गौरव है।
तो मैक्स मुलर तो चोर हो गया और हम लोग जो सेंत के रखे गए वो हम लोग पूज्य बने रहे पंडित। ये बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो ये जो उदार दृष्टि है वसुधैव कुटुंबकम की, वह सब सर्वत्र नहीं आई हमारे यहाँ। वो पोथियों को हमने बचा करके रखने की बजाय सेंत करके रखा, वो क्षरित हो गई फिर। उनको बांटते रहते प्रतियां बना करके। तो यह तो हमारे पुरखों ने कहा है, राजशेखर ने बहुत सारे विधान बताए काव्य मीमांसा में कि कोई कवि अपनी पुस्तक पर अपने बौद्धिक अधिकार को कैसे बचाए। इसके अंतर्गत उन्होंने कविचर्या में बहुत सारी बातें कही कि किसी एक के सामने न सुना दे। उस वह एक श्रुतिधर है, यदि एक बार सुन करके याद कर लेता है तो बाहर जा करके वो अपना श्लोक बता करके उसको कह देगा। तो 3 लोगों के सामने सुनाए, यदि सुनाता है तो। फिर पाठ की प्रणालियाँ उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से विस्तार से विवेचन किया है काव्य पाठ पर, कि काव्य पाठ करना आना चाहिए। इस तरह से काव्य पाठ करे कि गूंजे और फैल जाए, सारी दुनिया को पता चले। तो एकस्य तिष्ठति कवेर्गृहे एव काव्यम् अन्यस्य याति सुहृदां भवनानि यावत् न्यस्या विदग्ध वदनेषु वदानि शश्वत एकस्य संचरति विश्व कुतूहलीव। पाठ अच्छी तरह करना जानते हैं आप, तब तो दुनिया में फैलेगी आपकी कविता की सुगंध। और जो अल्प शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी जबान पर चढ़ जाएगी कि अमुक कवि की रचना हमने सुनी थी। तो अपने आप आपका कॉपीराइट उस पर बना रहेगा। विश्व कुतूहली बन करके आपकी कविता दुनिया की सैर करने के लिए निकल पड़ेगी, ऐसा राजशेखर सुंदर ढंग से वहाँ कहते हैं। तो काव्य पाठ पर कैसे-कैसे करना चाहिए, इस पर उन्होंने विचार किया। फिर बहुत ही विस्तृत प्रकरण राजशेखर में शब्दार्थ हरण का है। इस पर तो घंटों बात की जा सकती है। आजकल जो प्लेजियारिज्म की समस्या है, उस पर इतना विस्तृत विशद विवेचन काव्य मीमांसा में राजशेखर ने किया है कि कैसे बाद वाले कवि पिछले कवियों से, बाद वाले शास्त्रकार या विचारक पिछले विचारकों से शब्द ले सकते हैं। किस प्रकार से किस सीमा तक वे शब्द लेंगे। तो एक शब्द ले लेना, 2-4 शब्द ले लेना, वो शब्द पर उनका कॉपीराइट नहीं है। उस पर पेटेंट उन्होंने उस शब्द का नहीं करा लिया है। लेकिन आप उसमें नया क्या जोड़ते हैं? तो शब्द हरण, अर्थ हरण, उसकी कितनी-कितनी कोटियाँ हैं। किस सीमा तक वह प्रशंसनीय है, किस सीमा तक निंदनीय है। उसमें अवंती सुंदरी का बहुत बढ़िया मत राजशेखर ने उद्धृत किया है। बहुत व्यंग्य से कहती हैं। और किस प्रकार से कोई प्रतिष्ठित रचनाकार जो है के मन में भी थोड़ी सी दुर्बुद्धि या पाप आ जाता है और वो सोचता है कि मैं तो राजा के द्वारा सम्मानित हूँ, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, तो मुझसे बहुत ही कनिष्ठ जो कोई कवि है उसने अच्छा श्लोक लिखा है, उसमें से मैं कुछ मार लूंगा तो किसको पता चलेगा। वो ऐसा कर लेता है। तो मैं बहुत प्रसिद्ध हूँ, कीर्तिशाली हूँ, इसको कोई नहीं जानता है, अल्पज्ञात अज्ञात है, तो ले लेता है। ऐसा होता है, ये व्यंग्य में अवंती सुंदरी कहती हैं। और राजशेखर कहते हैं कि पिछले साहित्य से तो हम ले सकते हैं, लेकिन लेने के तरीके होते हैं। तो आलेख्य प्रख्य, प्रतिबिंब कल्प, तुल्य देहि तुल्य, और फिर परकाय, परपुर प्रवेश सदृश, ये 4 तरीके पिछली रचनाओं से लेने के उन्होंने बताए। उसमें उन्होंने कहा कि आलेख्य प्रख्य तो फोटोकॉपी की तरह होता है, वह निंदनीय है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि पिछली रचनाओं को वैसा का वैसा ही ले ले। थीसिस की थीसिस उठा ली और अपने नाम से उसने सबमिट कर दी। बाद में पता चल गया, क्योंकि अब तो साधन आ गए, तकनीकी साधन आ गए कि उसकी वो जाँच कर लेता है कि आपने कितनी चोरी की है। प्राचीन काल में थोड़ा कठिन था, तो यह नहीं करना चाहिए। आलेख्य प्रख्य जो अनुकृति है वह तो निंदनीय है। प्रतिबिंब कल्प भी उचित नहीं है कि ढांचा है, उसमें हमने रंग कुछ भर दिए लेकिन ढांचा वैसा का वैसा ही ले लिया। हमने तस्वीर तो नहीं बनाई है, रंग अपने भरे हैं। ये कुछ हद तक करते भी हैं, लेकिन यह भी उतना प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन तुल्य देहि तुल्य, यदि कि हमने उससे विधा ले ली है, लेकिन कंटेंट पूरा नया डाल दिया है। 2 जुड़वां भाइयों में आकृति साम्य भर होता है, लेकिन उनमें जीव, आत्मा, बुद्धि सब अलग-अलग होती है। तो हमने अपनी मेधा से केवल बाहरी आकार लिया है। मेघदूत की अनुकृति पर कितने-कितने कवियों ने इतने सुंदर दूत काव्य लिखे। ढांचा मेघदूत का है, लेकिन कितना नया बना दिया। पवन धोई का, ये धोई का पवन दूत है। बड़े-बड़े कवियों ने मेघदूत की अनुकृति में
कविताएँ लिखी हैं। तो जो बौद्धिक संपदा के अधिकार की रक्षा भी हो और हम प्राचीन परंपराओं में घुस करके परकाय प्रवेश सा करके फिर अपने समय में उनको ला सकें। यह परपुर प्रवेश जो अनुकृति है, यह उत्तम मानी गई कि जैसे किसी शहर में हम जाते हैं और फिर लौट करके आते हैं, फिर अपना शहर एक बसाते हैं, लेआउट हम उसका ले सकते हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हम अपनी करते हैं। या पुर का अर्थ वहाँ शरीर लिया जाए तो अन्य के शरीर में हम घुसते हैं और फिर बाहर आते हैं। हमारी आत्मा तो वही है। फिर हम अपनी आत्मा में जाकर के अपने ढांचे को फिर से विसार खड़ा करते हैं। तो यह जो उसके उदाहरण राजशेखर ने बहुत दिए हैं, तो बहुत लंबा इस पर विवेचन हो जाएगा। लेकिन पूरी हमारी परंपरा में बौद्धिक संपदा के अधिकार की हूबहू ठीक वही अवधारणा नहीं हो सकती है जो आज कानूनन है। लेकिन हमारे पुरखों ने क्या सोचा इसके संबंध में और वहाँ की जो उस समय की जो तद्देश तत्काल विशिष्ट परंपराएं स्थितियां रही हैं, उनके संदर्भ में हमको बौद्धिक परंपरा के कानूनों की बात करनी चाहिए। और आज जो हुआ है वह विकास यदि है, उस वो भी स्वीकार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ अपना वक्तव्य मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद।